जय हिंद एवरीबॉडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, जैसे आपके एक्सियम्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, यूक्लिड के जो हैं क्या क्या एक्सियम्स हैं और क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सियम्स से। तो एक्सियम्स एक्चुअली में क्या थे? एक्सियम्स जो है ये जनरल टॉक्स ऑफ द पीपल। ये क्या है? लोगों की मतलब जनरल टॉक्स जो होती है हमारी सामान्य भाषा में जो हम बातचीत करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, आपके जनरल एज्यूम्शंस थे, यानी सामान्य मतलब लोगों की क्या थी, विचार थे, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि क्या है बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह थे, यानी वो जो है सार्वत्रिक सत्य थे, ठीक है। दे आर नॉट प्रूव्ड, ये प्रूव्ड भी नहीं थे, एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और इनका जो है ज्योमेट्री से कोई भी लिंक नहीं था, यानी ये ज्योमेट्री से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं थे। तो क्या है एक्सियम्स? एक्सियम्स आर द एज्यूम्शंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स आर द एज्यूम्शंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड एंड दे आर रिलेटेड विद ज्योमेट्री, ठीक है। वो पोस्टुलेट्स भी क्या थे आपकी? वही जनरल टॉक्स थी जो कि पहले से कहीं इनका प्रूफ नहीं है, और ये क्या है, ये आपके जो हैं ज्योमेट्री के साथ इनका कुछ ना कुछ रिलेशन था। किसका? पोस्टुलेट्स का। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस निकला कि पोस्टुलेट्स आर द एक्सियम्स, ठीक है, यानी पोस्टुलेट्स आर द एक्सियम्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और जबकि एक्सियम्स का क्या है, दे आर नॉट रिलेटेड विद ज्योमेट्री। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि एक्सियम का जो है आपका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, और जबकि पोस्टुलेट्स जो हैं दे आर रिलेटेड विद ज्योमेट्री। नाउ नेक्स्ट थिंग इज थ्योरम्स। कि थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड। थ्योरम्स वो स्टेटमेंट है जो कि प्रूव्ड हैं, जिनको कि हमने प्रूव किया है यूजिंग एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हमने किस तरीके से उनको प्रूव किया है कि एक्सियम का यूज करके और पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट को यूज करके और उसका उनकी रीजनिंग को डिडक्टिव करके, ठीक है। तो थ्योरम्स क्या है आपकी? थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड, ठीक है, जो कि पहले से ही क्या है आपकी प्रूव्ड है। अब आते हैं कि सम यूक्लिड्स एक्सियम्स। यूक्लिड के जो हैं कुछ एक्सियम्स हैं ये। पहला एक्सियम्स ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। कि थिंग्स जो कि किसी तीसरी थिंग्स के इक्वल होते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स जो कि किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं, वो कि आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर कि हम इक्वल्स में जो है इक्वल को ही ऐड कर दें तो हमारा कि जो होल होता है, हमारा जो उसका टोटल होता है, इक्वल प्लस इक्वल इक्वल टू इक्वल प्लस इक्वल, अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है आपका? वो भी आपस में इक्वल होता है। सिमिलरली इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर कि आप जो है इक्वल्स में से इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, तब के होंगे आपके रिमाइंडर्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो कि एक दूसरे को जो है कॉन्साइड कर जाती हैं, वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल। वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कि जो पूरा होता है वो किसी छोटे टुकड़े से बड़ा होता है, यानी होल इज ग्रेटर देन पार्ट। नेक्स्ट 6 थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो कि डबल हैं किसी सेम थिंग के, अगर कि 2 या 3 चीजें किसी सेम चीज के डबल के इक्वल हैं, देन द थिंग्स विल बी इक्वल। और ये है 7वां कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर। सेम कंडीशन, थिंग्स जो कि जो है विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, वो किसी एक ही चीज के सेम थिंग के क्या है आपके इक्वल हैं, तो वो भी क्या होंगे आपस में कि इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ जो है एक्सियम्स। नेक्स्ट है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स मैंने अभी आपको बताया कि देखिए पहले तो जैसे इसमें देखिए आप एक्सियम, एक्सियम का ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड विद ज्योमेट्री, बट पोस्टुलेट्स आर रिलेटेड विद ज्योमेट्री। तो ये पोस्टुलेट्स हैं उनके। पहला क्या? स्टेट
लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी हम क्या है कि दो पॉइंट से यानी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक जो है एक स्ट्रेट लाइन क्या है कि ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, उसको कि हम क्या है कि दोनों तरफ जो है इंडेफिनिटली क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं। थर्ड वन है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि हम किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर का जो है सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल होते हैं कि आपके वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और लास्ट है और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट नंबर 5 कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर कि एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन पे जो है फॉल करती है एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और वो क्या करती है, इंटीरियर एंगल्स बनाती है सेम साइड ऑफ इट। देखिए ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, जैसे ये लाइन है आपकी ए बी, ऊपर वाली लाइन क्या है आपकी ए और ये है बी और ये है सी डी, ये कोई दो लाइन है, इनके ऊपर कोई ये तीसरी लाइन जो है, जैसे मैंने इस लाइन का नाम लिख दिया पी क्यू, फॉल करती है। ये पी क्यू लाइन क्या है, इन दोनों लाइन के ऊपर फॉल करती है। तो देखिए इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड। देखो एक तरफ तो ये एंगल बन गया ये, और एक तरफ बन गया ये और ये। थोड़ा मैं इसको जो है ऑब्जर्वेशन से देख रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा एंगल है ये है 110 और ये नीचे वाला जो है तकरीबन 80 डिग्री का बन रहा है। इन दोनों का सम होता है 180, इसका मतलब ये एंगल 70 रहा होगा और ये वाला भी, ये 80 है तो ये 100 रहा होगा। तो देखिए वो क्या कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है। तो ये की जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो है दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रही है और ये आपके सेम साइड यानी इस तरफ के भी दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और इस तरफ के भी दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो उनकी वैल्यू मैंने ले ली, अपने आप से ले ली कि सपोज ये 110 दिख रहा है वैसे फिगर में, तो इधर वाला 70 हो जाएगा, अगर ये वाला 80 दिख रहा है तो ये 100 हो जाएगा। तो वो कहता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर कि हम इनको जो है एक साथ लेते हैं उन एंगल को, ठीक है, जहाँ पे कि सम क्या है लेस देन टू राइट एंगल है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 और 80 है, तो यहाँ पे सम कितना है इसका 100, इस तरफ कितना है इसका सम 180, और यहाँ पे देखिए इस तरफ को कितना सम है इसका 170। इन दोनों एंगल का सम कितना है यहाँ पे 190, यानी एक तरफ तो क्या है ग्रेटर देन टू राइट एंगल है और एक तरफ लेस देन टू राइट एंगल है। तो कहता है टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो कहता है कि ये जो दो लाइन है तब ए बी एंड सी डी, अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूं, ठीक है, दोनों तरफ इनको प्रोड्यूस करूं तो ये उस तरफ मीट करेंगी जहां पर कि एंगल का सम क्या होगा लेस देन टू राइट एंगल होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों क्या है, इधर का सम जो है 170 है, तो कहता है इन लाइन को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये इस तरफ मीट करेंगी जिस तरफ एंगल का सम क्या है आपका 170 डिग्री है या इसके हिसाब से लेस देन टू राइट एंगल्स है। यानी सिंपल सी चीज है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट एंड वी टेक दैट साइड वेयर द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स देन द लाइन विल मीट ऑन दैट साइड। यानी क्या है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है, उसमें जो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो एक तरफ जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो होगा मोर देन 180 डिग्री यानी मोर देन टू राइट एंगल, और एक तरफ का क्या होगा उनका सम लेस देन टू राइट एंगल यानी लेस देन 180 डिग्री। तो वो लाइन जब मैं उनको प्रोड्यूस करूंगा तो वो लाइन किस तरफ मीट करेंगी, यानी किस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेंगी, जहां पे यानी जिस तरफ जो है दोनों एंगल का सम क्या होगा लेस देन 180 डिग्री या लेस देन टू राइट एंगल्स। इज इट ओके? नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है और उसके रीजन के लिए आप जो है जस्टिफिकेशन दीजिए। तो पहला ये था
कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि केवल एक पॉइंट से जो है एक ही लाइन जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से जो है बहुत सारी लाइन पास थ्रू होती हैं। दूसरा था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, की जो है कि दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट से जो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू होती हैं। तो ये क्या है आपका स्टेटमेंट? ये भी फॉल्स है, क्योंकि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट से जो है हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली ऑन बोथ द साइड्स, कि कोई जो आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, कोई लाइन है जिसका कि किनारा मिला हुआ है, दोनों एंड मिले हुए हैं, दोनों एंड है हमारे पास, उन दोनों एंड को कि अगर मैं जो है प्रोड्यूस करूं तो क्या कि ये दोनों तरफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स टू गिव ए लाइन, क्योंकि जो भी कोई आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, अगर मैं इसको जो है दोनों तरफ जो है उसको क्या करूं, मतलब प्रोड्यूस करूं, तो मेरे को जो है एक लाइन मिल जाती है। जैसे ये है, जैसे ये देखिए आप, ये आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे ये कोई आपकी टर्मिनेटेड लाइन है आपकी ऐसे ए बी, ये टर्मिनेटेड लाइन है। वो कह रहा है कि अगर मैं इसको दोनों तरफ बढ़ा दूं तो ऐसे ऐसे बढ़ा सकता हूं। मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे करके, तो जब मैंने इसको ऐसा बढ़ाया तो मेरे को क्या है, एक लाइन मिल गई, मेरे को क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। चौथा पार्ट है इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कहता है अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन द रीजन बाउंडेड बाय वन सर्किल कैन बी सुपर इम्पोज ऑन अदर। ठीक है, इट मीन्स देयर सर्कमफेरेंसेस एंड सेंटर्स लाइज ओवर वन अनदर, हैंस देयर रेडियाई आर इक्वल। देखिए अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो बाउंड्री है, ठीक है ना, एक की जो बाउंड्री है, जैसे एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है आपका, और एक दूसरा सर्किल भी इसी के इक्वल है, तो अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस और ये जो सेंटर है, सर्कमफेरेंस और सेंटर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, सेंटर भी और सर्कमफेरेंस भी। जब सेंटर भी और सर्कमफेरेंस भी एक दूसरे के ऊपर आ गए तो जो एक सर्किल की रेडियस होगी वही दूसरे सर्किल की रेडियस होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू। और ये है इसका फिफ्थ पार्ट कि इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। वो कहता है कि ये फिगर है आप में, उसमें आपने ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई गिवन है। तो आपको प्रूफ ये करना था कि क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है। देखिए सपोज ये ए बी है, ये ए बी दे रखा था मेरे को 6 सेंटीमीटर, उसने दे रखा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू 6 है तो एक्स वाई भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, जो कि ट्रू है। और इसका रीजन क्या है, आप एक्सियोम का यूक्लिड जो है, यूक्लिड का एक्सियोम है, उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। की थिंग्स जो कि किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं वो कि आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्या है ये क्वेश्चन कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको गिवन है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है कि आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन लिखिए, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखिए, रेडियस ऑफ सर्किल की डेफिनेशन लिखिए और स्क्वायर की डेफिनेशन लिखिए। कहता है इन टर्म्स को जो है डिफाइन कीजिए, और उसके बाद आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इससे पहले जो है कि किसी और टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है? ये जो आपको गिवन है ना कि इनकी आप डेफिनेशन लिखिए,
पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। क्या कहता है, इनसे पहले भी जो है क्या किसी टर्म को डिफाइन करने की नीड है, जरूरत है? व्हाट आर दे, क्या हैं वो जिनकी जरूरत है? एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप जो है उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है, वो कहता है इन जो है इन टर्म्स को डिफाइन करो, और इन टर्म को डिफाइन करने से पहले क्या कोई ऐसी टर्म है जिनको कि डिफाइन करना जरूरी है? अगर ऐसी कोई टर्म है तो उनको भी डिफाइन करो। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपकी पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर दोज टू लाइंस, ऐसे करके बोल सकते हैं हम कि दोज टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द टू स्ट्रेट लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एच ईदर एट अ पॉइंट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होगी। लेकिन इसमें देखिए जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, अगर मेरे को पहले से ही पॉइंट का पता ना हो और लाइन का पता ना हो तो मैं जो है परपेंडिकुलर जो है या पैरेलल जो है लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को पॉइंट और लाइन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये सब अनडिफाइंड टर्म्स को मैं जो है लास्ट में डिफाइन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या 90 डिग्री पे अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हो जाएंगे आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। और इसमें जो है आपका देखिए अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या हैं, एक तो लाइन है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंगल है। क्योंकि जब तक लाइन और एंगल्स डिफाइन नहीं होंगे तो हम जो है परपेंडिकुलर को या परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनडिफाइंड टर्म्स क्या हो गया, लाइन एंड एंगल। तो उसको भी जो है मैं बाद में एक साथ इनको जो है हम अनडिफाइंड टर्म्स को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन के बीच का वो पार्ट है जो कि उसके टू पॉइंट्स के बीच का जो है एक पार्ट है स्ट्रेट लाइंस के, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और इसमें अनडिफाइंड टर्म्स देखिए पॉइंट एंड लाइन, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ही नहीं पता है तो आप लाइन नहीं बता सकते हैं, और लाइन नहीं बता सकते तो लाइन सेगमेंट भी डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। क्या होती है रेडियस ऑफ सर्किल, कि सर्किल के सेंटर से जो है जो उसके सर्कमफेरेंस तक के किसी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसमें अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या हैं, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं हमारी, पॉइंट अनडिफाइंड है और सर्किल अनडिफाइंड है। सर्किल क्या है, अनडिफाइंड है। और एक चीज़ इसमें अनडिफाइंड और लिख सकते हो आप, दैट इज सेंटर ऑफ सर्किल। क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल भी क्या है, इसमें अनडिफाइंड है। ठीक है, तो पॉइंट अनडिफाइंड है, सर्किल अनडिफाइंड है और सेंटर क्या है, अनडिफाइंड है। तो इन सबको हम जो है बाद में लास्ट में जो है डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड यानी चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और चारों एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसमें अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या आ गई आपकी, एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि मेरे को जब तक एंगल का ही पता नहीं होगा तो उसके बाद मेरे को जो है 90 डिग्री का भी पता नहीं होगा, यानी एंगल ही है, और क्वाड्रिलेटरल का भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं इन अनडिफाइंड टर्म्स को। तो अनडिफाइंड टर्म्स को देखिए आप, सबसे पहले क्या है, ये सब में मैंने लगा रखा है, ये है पॉइंट। इसमें भी पॉइंट है पहला वाला, इसमें भी जो है आपका कहीं और आएगा पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, हियर इज ऑल्सो द पॉइंट एंड, तो सबसे पहले पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग है इसमें लाइन। देखिए लाइन यहाँ पे भी है, इधर भी है, ठीक है, वहां पे भी है। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है, अ लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन क्या है, ब्रेडथलेस लेंथ।
नेक्स्ट है एंगल। तो एंगल क्या होता है? द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, और यू कैन से टू साइड्स। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज और टू साइड्स विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। यानी अगर आपके पास कोई दो रेज हैं, ठीक है, और उनका जो है एक कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट क्या है? सेम है, तो उनके बीच का जो इंक्लाइनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। वो उन दोनों रेज या साइड्स के बीच का एंगल होगा। अब तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सर्कल की। तो क्या है सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इन ऑल डायरेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। सर्किल क्या है? उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से ऑल द डायरेक्शन में, यानी जितनी भी डायरेक्शन है चारों डायरेक्शन में किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन इन ए प्लेन, किसी प्लेन में उन सारे पॉइंट का कलेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन, यानी चारों डायरेक्शन में, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि किसी फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किल। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। जो आपका फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये भी सेंटर की डेफिनेशन भी जो है आपकी यहाँ पे हो गई, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये डेफिनेशन यहाँ से जो अनडिफाइंड टर्म था सेंटर ऑफ द सर्किल, ये भी क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। और लास्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल? अ प्लेन क्लोज फिगर, एक ऐसा प्लेन और क्लोज फिगर, यानी प्लेन क्लोज फिगर मतलब जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन फिगर। दिस इज ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल फिगर, यानी 2D फिगर, ठीक है, विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इन सारी टर्म को जो है डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें जो अनडिफाइंड टर्म्स थी वो हमने जो है हर क्वेश्चन के लिए लिख लिए, हर डेफिनेशन के लिए लिख ली है कि उसमें क्या क्या जो है आपकी अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और उसके बाद उनको लास्ट में जो है ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनको मैंने लास्ट में ABCDE इन पार्ट्स में क्या किया है? डिफाइन किया है। ठीक है, जय हिंद एवरीबॉडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं इस डेफिनेशन को समझ लेता हूँ कि व्हाट इज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, यानी एक्सियम का सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सियम्स होते हैं, एक्सियम्स क्या हैं? ये एक टाइप के स्टेटमेंट है। क्या है? एक टाइप के स्टेटमेंट हैं। और अगर आपको जैसे 2 स्टेटमेंट गिवन हैं या 3 स्टेटमेंट गिवन है, और वो तीनों ही स्टेटमेंट जो है किसी रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और उसमें से क्या है, जो भी स्टेटमेंट हैं, जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं या दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, वो उस रिजल्ट को प्रूफ करने में जो है एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन ना करें। मतलब वो एक दूसरे को जो है, एक दूसरे की बातों को जो है काटे ना। यानी एक अगर कहता है कि राम जो है बहुत अच्छा आदमी है, तो दूसरे का जो एविडेंस होगा, दूसरे का जो स्टेटमेंट होगा, वो भी ये प्रूफ कराए कि राम जो है अच्छा आदमी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। यानी एक्सियम्स का वो एक्सियम्स या एक्सियम्स का वो पेयर कंसिस्टेंट होता है जब उनसे हम किसी रिजल्ट को निकालें और वो पहले से ही प्रूव्ड किसी स्टेटमेंट या रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स, यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स, यानी आपको दे रखे हैं कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको 2 पोस्टुलेट्स गिवन हैं। पहला क्या है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A एंड B। वो कहता है कि आपको 2 पॉइंट्स A एंड B गिवन है, कैपिटल A एंड कैपिटल B गिवन है, और उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है? C है, जो कि उनके बीच में लाई करता है। और दूसरा दे रखा है आपको
कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और दूसरे में क्या कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट ऐसे गिवन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो दोनों टाइप के स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। एक में दे रखा है कि आपके पास कोई 2 पॉइंट ए एंड बी है और उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है, सी है। उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है, सी है, जो कि उन तीनों को जो है एक ही लाइन में रखता है। और दूसरे में क्या दे रखा है कि आपके पास 3 पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या कि ये पोस्टुलेट किसी अनडिफाइंड टर्म्स को बताते हैं। तो ऑफ कोर्स जब भी हमारे पास एक लाइन का कॉन्सेप्ट आता है तो लाइन बनाने के लिए पहले क्या है, या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है तो स्ट्रेट लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या जानना जरूरी है, वी शुड नो अबाउट द पॉइंट्स एंड लाइन। यानी जब मेरे को पॉइंट का नॉलेज होगा तभी मैं लाइन बना पाऊंगा, और लाइन के बाद तब मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट्स जो हैं दे आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। दूसरा ये है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या कि ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। यस, बोथ द पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि इसमें जो दोनों सिचुएशंस आपको गिवन है, पहली सिचुएशन में क्या क्या दे रखा है आपको कि फर्स्ट सिचुएशन सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन बिटवीन देम। ठीक है, वो कहता है कि 2 पॉइंट ए एंड बी के लिए सी एक ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे है। और दूसरे में क्या कहता है कि सेज दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन लाइन थ्रू ए एंड बी। वो आपको कहते हैं कि ए एंड बी के लिए जो आपको 2 गिवन पॉइंट हैं, आप एक तीसरा पॉइंट सी ऐसा ले सकते हो जो कि ए बी के लाइन पे ना हो। ठीक है, इसलिए दोनों जो है पोस्टुलेट्स हैं आपके, ये क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन, क्या कि ये दोनों यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो करते हैं। नो, बोथ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, हाउएवर दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। वो दोनों क्या है कि उसके पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, एक्सियम्स को फॉलो जरूर कर रहे हैं। और किस एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो उनसे कि हम क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट ओके? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। वो कहता है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी और उनके बीच में कोई पॉइंट सी इस तरीके से है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 पॉइंट है आपके ए एंड बी, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट सी है। और किस तरीके से दे रखा है आपको, गिवन है आपको कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी किसके बराबर है, बी सी के। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। तो जस्ट लुक एट द प्रूफ। देखिए पहले मैंने आपको दे रखा था सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज आपको गिवन है। ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ जो है ए सी को ऐड कर रहा हूं, एडिंग ए सी इन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। और इसमें जो है क्यों आया ऐसा, क्योंकि जो है यूक्लिड का जो एक्सियम है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल्स आर इक्वल। इक्वल्स आर
added to equal then the whole are equal। यही स्टेटमेंट है। तो वहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी था, दोनों तरफ ए सी ऐड किया। तो क्यों ऐड किया, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ए सी प्लस ए सी मेरा क्या बन गया, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा मेरा 2ac। 2ac इक्वल टू आ गया मेरा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, और ए सी प्लस बी सी मेरा क्या बन जाएगा, ए बी। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी एंड बी सी जो हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन साइड विद ए बी। यार ए सी एंड बी सी कौन साइड विद ए बी। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ए सी प्लस बी सी है वो ए बी के साथ कौन साइड हो रहा है, इसलिए क्या हो गया 2ac इक्वल टू कितना, ए बी। 2ac इक्वल टू ए बी। अब जो है दोनों तरफ जैसे 2 से डिवाइड कर दिया तो ac कितना आ गया, ए बी अपॉन 2 यानी 1/2। ac किसके इक्वल आ गया, ac इक्वल टू आ गया हाफ ac ए बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया कि इसमें जो है सी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो कहता है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब वो कहता है कि प्रूव करो कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था मेरा ना यहाँ पे पॉइंट ए और ये बी था, ये क्या था, बी था। तो सी इसका मिड पॉइंट था। ठीक है ना, आपको गिवन है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ए सी किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। और प्रूफ क्या करना है मैंने कि जो है इसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ए बी हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है और ये प्रूफ है इसका। तो हमने क्या ले लिया कि सी तो इसका मिड पॉइंट है। सपोज करो इसका एक दूसरा मिड पॉइंट है डी, कि लेट कैपिटल डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी। सपोज करो ये इसका दूसरा मिड पॉइंट है, ये डी। तो तब क्या हो जाएगा, जब सी इसका मिड पॉइंट था तो क्या हो गया था, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डी इक्वल टू कितना, 1/2 ए बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सी जब मिड पॉइंट था तो क्या हो गया था मेरे पास, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। और सेकंड में अगर डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है ना, हाफ ऑफ द सेम थिंग्स वाला जो है आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें एक्सियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी।
तो ये कब पॉसिबल है, जब पॉइंट सी एंड डी क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे। ए डी इक्वल टू जो है ए सी कब होगा, ए डी इक्वल टू ए सी तब होगा जब क्या है आपका पॉइंट सी और डी क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट्स कैपिटल सी एंड डी कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट सी और डी क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट और सी और डी एक ही हैं। इसका मतलब एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, हर लाइन सेगमेंट का जो है एक ही मिड पॉइंट होता है। इज इट ओके? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कि इन द फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको गिवन है, ये कोई फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट हैं इस लाइन पे, और आपको गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी आपने क्या करना है, प्रूफ। क्या करना है आपने, ए बी इक्वल टू सी डी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए फिगर को देखिए आप, फ्रॉम द फिगर एक चीज बताइए, ए सी किसके इक्वल है, ए सी क्या ए बी प्लस बी सी नहीं है, ए सी इक्वल टू क्या ए बी प्लस बी सी है, और बी डी देखिए बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब इन दोनों को जो है ए सी और बी डी को जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट में चेक कर लेता हूँ। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, जस्ट चेक इट आउट, ए सी की जगह क्या लिखता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, बी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू हो गया बी सी प्लस सी डी और माइनस बी सी। कौन सा हुआ है इसमें एक्सियम, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। आर if equals are subtracted from, if equal are subtracted from, if equals are subtracted from equal, then the remainder are equal। ये वाला एग्जाम मैंने यूज किया, इसमें ये जरूर लिखना है आपने। अब आप यहाँ पे देखिए ए बी सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, ए बी, और यहाँ पे देखिए बी सी कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका ये प्रूफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि वाई द एक्सियम होल इज ग्रेटर देन द पार्ट इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो आपका जो ये एक्सियम है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, इसको भी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, कंसिडर किया गया है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए कि दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है बिकॉज द पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, क्योंकि जो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो होल में इंक्लूडेड होता है। दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आंसर देख लीजिए इसका, this statement is considered as a universal truth because
because a part is included in whole. This statement is considered as a universal truth because the part is included in the whole. ठीक है, अब इसमें जो है मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा कंट्री है इंडिया। इंडिया में जैसे आपके जो हैं कितने स्टेट हैं, जैसे आपके 31 हैं। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में आपके बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, इंडिया क्या है, आपके स्टेट से मिलके बना है, स्टेट से मिलके बना है। तो इसमें इंडिया क्या है, इंडिया यहाँ पे क्या है, होल है। इंडिया क्या है, इसमें होल है। इंडिया एक होल की तरह एक्ट कर रहा है। और स्टेट जैसा हमारा जो है हरियाणा है, कैसा है, हरियाणा है। तो हरियाणा क्या है, इंडिया का ही एक पार्ट है। हरियाणा क्या है, इंडिया का ही एक पार्ट है। तो आप देख लीजिए कि जो है आपका जो इंडिया है वो होल है, वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन हरियाणा, यानी इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हरियाणा। तो इससे क्या हो गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि जो है जो भी आपका पार्ट होता है वो पार्ट जो है आपके पूरे होल में होगा। जैसे कोई भी स्टेट है इंडिया का, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, उत्तराखंड ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, वो क्या है आपके इंडिया में ही इंक्लूड होगा। तो इसीलिए हमारा जो ये जो एग्जाम था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों ट्रूथ है, क्योंकि जो होल है, ठीक है, उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, आपका पार्ट है। या आप कह सकते हो कि पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल। दिस इज एक्सरसाइज 5.2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। क्या कहता है कि आप यूक्लिड के जो है फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखोगे कि ये जो है समझने में इसको आसानी हो। तो देखो बेटे, क्या था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, वो कहता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी और इस पर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू जो है फॉल करती है, तब क्या है कि हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और पी क्यू के एक तरफ 2 एंगल बनते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ 2 एंगल बनते हैं। तो जैसे मैंने पी क्यू के एक तरफ मैंने एंगल ले लिया, ये 70 है, तो इधर 110 बनेगा, ये 120 है, ये 60 है। केवल ऑब्जर्वेशन से ही मैं ये एंगल बना रहा हूँ। तो तब ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता था कि ये लाइन जो है दोनों जो हैं, अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूँ दोनों डायरेक्शन में, अगर मैं इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूँ और इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूँ, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करता हूँ इस तरीके से, तो क्या होता है, तो कि ये इस तरफ मिल जाएंगी, इस तरफ क्या है, ये दोनों मिल जाएंगी, इस तरफ दोनों मिल जाएंगी। या आप कह सकते हो कि ये दोनों एक इस तरफ इंटरसेक्ट होंगी। और किस तरफ इंटरसेक्ट होती हैं ये मैंने बताया था आपको, जहां सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना है, इन दोनों का 110 + 60 कितना है, ये 170 है, 170 डिग्री है, जो क्या है 180 डिग्री से कम है। तो उस साइड मिलेंगी। और यहाँ पे देख लिए कितना है 120, ये है आपका 190 डिग्री। तो 190 डिग्री क्या है आपका, ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसलिए क्या है, वो कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट की ये लाइन उस तरफ मिलेंगी जहां सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। तो वो कहता है कि इसको जो है कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखो ताकि जो है समझने में दिक्कत ना हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल ओनली व्हेन। मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये हमारे पास दो जो पेयर हैं ए बी और सी डी, ये जो पेयर है मेरे पास ए बी और सी डी, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन का पेयर है कि ये पैरेलल होंगी, ठीक है, जब व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एवरीवेयर, जबकि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और क्या है यहाँ पे, इनमें कोई भी पॉइंट जो है कॉमन ना हो, यानी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो उसमें। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। या जो है एक दूसरी डेफिनेशन आपकी बन सकती है, जो हमने क्या कहा था कि व्हेन ए जस्ट लुक हियर, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास 2 लाइन होती हैं, ऐसे आपके पास 2 लाइन्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 2 लाइन होती हैं और एक ये तीसरी लाइन होती है,
इस तीसरी लाइन को मैं क्या लिखता हूँ, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जैसे हम उसको लिखते थे कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, यानी ये और ये, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन वी हैव 4 इंटीरियर एंगल्स, 1 2 3 4। ठीक है, 2 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड 2 ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी दोनों तरफ जो है अलग अलग क्या है हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, यानी इनको को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। एक पेयर इधर बन गया को इंटीरियर एंगल का राइट हैंड साइड में, और एक लेफ्ट हैंड साइड में को इंटीरियर एंगल का पेयर बन गया। तो हम ऐसे लिखते हैं कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस देन वी हैव 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इफ यू प्रोड्यूस दोज 2 straight lines, if you produce those 2 given straight lines, then they will meet on that side of the transversal where the sum of co-interior angle is less than 180 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। वो कहता है कि क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को कुछ उसकी मतलब डायरेक्शन देता है उसमें, या उसको इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो जस्ट पहले देख लेते हैं कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं। लाइंस पैरेलल तब होती हैं कि जैसे यही दो हैं आपकी, यही दो लाइन है, अगर ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या हो जाए आपका 180 डिग्री। देखिए इतना कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दिया था कि लाइन उस तरफ मिलेंगी जहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होगा आपका लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी दो लाइन के दोनों तरफ के एंगल उन्होंने बताए थे कि एक तरफ सम क्या होगा लेस देन 180 डिग्री होगा और एक तरफ ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो वो दोनों लाइन उस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेंगी जहाँ पे सम ऑफ एंगल क्या होगा आपका, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होगा लेस देन 180 डिग्री। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो सम ऑफ जो को इंटीरियर एंगल है ये एग्जैक्ट क्या है 180 ही रह जाए। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि जो को इंटीरियर एंगल आपके बने हुए हैं उनका सम क्या है 180 डिग्री ही हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, इसको जो है इम्प्ली करता है। इट मीन्स यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए कि इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन पी क्यू इज एग्जैक्टली 180 डिग्री देन देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। देखिए ये आपकी लाइन है, जैसे ये मैंने यहाँ पे ले लिया आपको इस तरीके से, ये ही है वो दो लाइन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यही लाइन ले लेते हैं ए बी सी डी, और इस पे मैंने ये लाइन ले रखी थी पी क्यू, ऐसे पी और क्यू है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अगर सम ऑफ एंगल ही क्या है 180 डिग्री हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सम और इसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, और इसका सम भी और इसका सम भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप देख लीजिए, सपोज ये वाला एंगल क्या है x है और ये वाला क्या है y है, ये क्या है m है और ये n है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई कितना हो जाना चाहिए आपका 180 डिग्री गिवन बिलो इस तरीके से। तो वी कैन से कि x प्लस वाई का सम कितना हो गया 180 डिग्री और m प्लस n भी कितना होगा 180 डिग्री। ये ऐसी कंडीशन हो जानी चाहिए। बट जस्ट लुक हियर, m प्लस x ये भी क्या है 180 डिग्री है, m प्लस एक्स क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जस्ट चेक इट आउट, क्या है मेरे पास x प्लस वाई, देखिए ना x प्लस वाई 180 है और m प्लस एस 180 है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा x लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू m प्लस x।
और यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका एम, एक्स इक्वल टू कितना आ गया एम, और दोनों का सम 180 है इसलिए ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। और सिमिलरली क्या हो जाएगा एन वाई इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सारे एंगल के आगे आपके 90 डिग्री। कौन कौन से, एक्स बी, वाई बी, एम बी, एन पी। तो तब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा अब 90 प्लस 90। इधर देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 90 विच इज हाउ मच 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या हो गया 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। तो जब ये सम 180 डिग्री होगा, दोनों तरफ का कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तब लाइंस क्या होंगी आपकी पैरेलल। और यही कॉन्सेप्ट जो है यूक्लिड ने यहाँ पे दे दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो 180 से कम होगा, एक तरफ जो है 180 से ज़्यादा होगा, और ये भी कंडीशन आ सकती है कि दोनों का सम जो है एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। So that's all for today. Thank you very much.